दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के अपने आखिरी लेक्चर को लेकर हाजिर हूं और आज हमारा फिजिक्स का ये 50 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ना शुरू किया था दोस्तों 456 नंबर से और आज दोस्तों अपने 505 नंबर की क्लास में ले रहा हूं। तो ये हमारी फिजिक्स की अंतिम क्लास है। अब ये फिजिक्स विषय पूरी तरह से आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी के सवालों को देख रहे थे और आज भी बहुत खास सवालों को लेकर मैं हाजिर हूं। आपके स्क्रीन पर कई सारे सवाल दिए गए हैं, इन्हीं सभी सवालों का उत्तर आज आपको मैं अपनी क्लास में देने वाला हूं। ठीक है, बाकायदे चर्चा पर चर्चा होती है। क्लास पढ़ाने में मुझे बहुत आनंद आता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर क्लास में व्यूज नहीं आ रहा है। अरे व्यूज से आपका क्या लेना देना, मुझे पढ़ाने में आनंद आ रहा है, आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है। ठीक है, जिस दिन व्यूज ज्यादा हो जाएगा उस दिन कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि व्यूज ना बढ़े। ठीक है, हालांकि व्यूज ना बढ़ना मेरे लिए नुकसान है लेकिन आपके लिए तो फायदा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो आज हमारे दोस्तों 15,150 सवाल भी पूरे हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें मैं आपको बता दूं। हमारे स्टडी 91 ऑफिशियल जो एप्लीकेशन हमारा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां हमने बहुत सारे पेड कोर्स बना के रखे हैं। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल बैच मैंने स्टार्ट किया है। आपको फ्री वाली क्लास पढ़कर इतना आनंद आ रहा है तो सोचना चाहिए कि नितिन सर अपने पेड क्लास में कितना मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, जब फ्री की क्लास में इतना मेहनत करते हैं, इतने अच्छे सवालों को लेकर आते हैं, तो पेड क्लास में मेरी मेहनत कैसी होगी ये तो आपको डेमो से ही पता चलेगा। ठीक है, आइए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। पहला सवाल कि हवाई जहाज में जो ब्लैक बॉक्स होता है, इस ब्लैक बॉक्स का कलर क्या होता है? बड़ा नौटंकी है भाई। जो बच्चा ना जानता हो सोचेगा ब्लैक बॉक्स नाम है तो इसका रंग काला होगा। ठीक है, बच्चा क्या सोचेगा कि ब्लैक बॉक्स नाम है, हो सकता है इसका रंग क्या हो दोस्तों, काला है, और जैसे काला जवाब देगा उसका उत्तर गलत हो जाएगा क्योंकि ब्लैक बॉक्स का रंग तो नारंगी रंग का होता है। ठीक है, क्या होता है, इसका रंग कैसा होता है, नारंगी रंग होता है, ताकि दूर से इस रंग की पहचान की जा सके। ठीक है, नारंगी रंग रहेगा तो पहचानना थोड़ा आसान रहेगा। अच्छा, ये होता क्या दोस्तों, ब्लैक बॉक्स होता क्या है, या जो नारंगी रंग का बॉक्स है होता क्या है? तो याद रखिएगा, एक प्रकार की ऑडियो डिवाइस। ठीक है, एक प्रकार की ऑडियो डिवाइस होती है। ठीक है, ऑडियो डिवाइस है जो कॉकपिट जानते हैं किसे कहते हैं, जहां पायलट बैठकर प्लेन चलाते हैं, जैसे ड्राइविंग सीट होती है ना, तो उसी तरह कॉकपिट होता है, जो कॉकपिट में बैठे पायलट की बातों को रिकॉर्ड करता है, बातों को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इसी कारण दोस्तों जब कभी कोई प्लेन वगैरह के साथ दुर्घटना हो जाती है तो हमेशा उसके ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है जो कि नारंगी रंग का होता है। देखिए इमेज में मैंने आपको दिखाया भी है ब्लैक बॉक्स, ये आपको दिख रहा है, प्लेन के बगल में ब्लैक बॉक्स बना हुआ है नारंगी रंग का। ठीक है, यही ब्लैक बॉक्स है, नारंगी रंग का होता है और इसमें ऑडियो रिकॉर्ड होती रहती है कि कॉकपिट में बैठे पायलट क्या बातचीत कर रहे हैं, उस समय क्या जो है उनको दिखाई दिया और क्या बातचीत की, क्योंकि जब कोई दुर्घटना होती तो पायलट को तो पता चलेगा कि नहीं कि प्लेन में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है, तो वो उनकी बातें रिकॉर्ड होती रहती है, उससे पता चलता है, क्लू होता है। ठीक है, जिसको आप याद रखेंगे, बड़ा अच्छा सा सवाल था। अगला है चंद्रयान 1। ठीक है, ये भारतीय मिशन है दोस्तों, चंद्रयान 1 कर इसका प्रक्षेपण दोस्तों कब किया गया था? ये अक्टूबर माह में भेजा गया था 2008 में, 22 अक्टूबर 2008 को इसका प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे 22 अक्टूबर 2008 को ये चंद्रयान प्रथम का दोस्तों मिशन ये स्टार्ट किया गया था। याद रखेंगे, इसे PSLV C11 जो प्रक्षेपण यान है इसके माध्यम से भेजा गया था। तो प्रक्षेपण यान कौन सा था, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो PSLV नाम याद रखेंगे, PSLV C11। ठीक है, C11 ये दोस्तों प्रक्षेपण यान था और इसको कहां से भेजा गया था? तो याद रखिएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये कहां पर है? ये आपके श्रीहरिकोटा में है। कहां पर है? ये आपके श्रीहरिकोटा में है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल हो जाएगा, यहीं से दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि पहला राष्ट्र जिसने अपना ध्वज जो है
चंद्रमा पर पहुंचाया था वो पहला राष्ट्र कौन सा था? तो नंबर 1 पर दोस्तों आप अमेरिका का नाम याद रखेंगे, ठीक है। वो पहला देश कौन था? अमेरिका था, जिसने चंद्रमा पर अपना ध्वज फहराया था। अमेरिका की जो एजेंसी है उसका नाम था नासा, ठीक है। नासा ने एक प्रोग्राम बनाया था अपोलो 11। क्या प्रोग्राम बनाया था? अपोलो 11, ठीक है। अपोलो 11 को भेजा था। ये अपोलो 11 दोस्तों 1969 में दोस्तों चंद्रमा पर गया हुआ था, ठीक है। 1969 पर चंद्रमा पर गया था। यहाँ पे हम 2 व्यक्तियों का नाम याद रखते हैं, ठीक है। पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। आर्मस्ट्रांग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग। और दूसरे व्यक्ति थे एडविन एड्रिन जूनियर, ठीक है। एडविन, इन्हें एडविन बज भी कहा जाता है। एडविन बज एड्रिन जूनियर, पूरा लंबा चौड़ा नाम है इनका, तो घबराना नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और पूछूं ना, बड़ा मजेदार सवाल। भैया जहाजिया से तो 2 लोग उतर गए, जो जहाज गया था, जो रॉकेट गया था, उससे ये 2 लोग तो बाहर हो गए। तो पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा, दूसरा कदम एडविन एड्रिन जूनियर ने रखा था। एक व्यक्ति उस जहाजिया में बैठा हुआ था, ठीक, उस रॉकेट में बैठा हुआ था, जो रॉकेट घूम रहा था। तो दोस्तों उसका नाम क्या था? उसका नाम था माइकल कोलिंस। उसका नाम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो आइए मैं आपको माइकल कोलिंस के बारे में बता देता हूं, ठीक है। माइकल कोलिंस जो था, एक तीसरा व्यक्ति था, ये भी गया हुआ था, ठीक है। माइकल कोलिंस, ठीक है। ये दोस्तों ये उसी रॉकेट में दोस्तों सवार था, ठीक है। रॉकेट में सवार था, ये बाहर नहीं निकला था, ठीक है। इस वजह से इसके बारे में लोग नहीं पढ़ते। लेकिन भैया गए 3 लोग थे, तो कम से कम आज की क्लास में कुछ नया आपको मिल जाए, क्योंकि ये सारी बातें तो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं, ठीक है। कुछ नया जानेंगे तो आनंद आएगा। कह रहा है चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण दोस्तों कब किया गया, ठीक है। चलिए इसी के साथ एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। चंद्रयान 1, ठीक है। चंद्रयान प्रथम जो था दोस्तों, इसको मैंने क्या बताया? इसको भेजा गया था 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। प्रक्षेपण यान कौन सा था? PSLV C11 से दोस्तों भेजा गया था। इतनी बातें आप याद रखेंगे। अब सामने आया चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 को भेजा गया था 2019 में 22 जुलाई को। देखिए नाम बड़ा मैच करता है, यहाँ 22 अक्टूबर है और यहाँ पर 22 जुलाई है, ठीक है। 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। यहां पर यान था PSLV C11, यहां पर यान हो जाएगा PSLV के लगा अब GSLV आ जाएगा, ठीक है। अपडेटेड आ गया GSLV Mark 3, ठीक है। GSLV Mark 3 ये दोस्तों क्या था? ये प्रक्षेपण यान था, ठीक है। ये प्रक्षेपण यान था जिसकी मदद से ये चंद्रयान 2 जो है लॉन्च किया गया था। ये सवाल दोस्तों आपके लिए बड़ा प्यारा सा है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा है चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण यान कौन सा था? अरे तो अभी बता दिया मैंने आपको, GSLV Mark 3, ठीक है। GSLV Mark 3 से दोस्तों इसे भेजा गया था और इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे M अन्नादुरई, ठीक है। ये चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के बारे में कभी कभी पूछ लेता है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ठीक है, जिसके निगरानी में सब कुछ चल रहा था, ठीक है। तो याद रखेगा प्रोफेसर M अन्नादुरई, ठीक है। M अन्नादुरई, ठीक है। दुरई, ठीक है, दुरई, ये आप याद रखेंगे। ये उस समय प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। ये अच्छा सवाल आपके लिए। करम मंगल का सफल अभियान पूर्ण करने वाले देश में भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखेगा मंगल का सफल अभियान सबसे पहले पूरा किया था अमेरिका ने। किसने किया था दोस्तों? अमेरिका देश ने पूरा किया। दूसरे नंबर पे दोस्तों सोवियत संघ ने पूरा किया, ठीक है। सोवियत संघ ने पूरा किया। तीसरे नंबर पे दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने पूरा किया, ठीक है। यूरोपियन संघ ने, यूरोपियन संघ जिसे यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं, EU इसे बुलाते हैं, ठीक है। EU ने पूरा किया था। और चौथे नंबर पे जाकर दोस्तों भारत का स्थान था। भारत एशिया में पहला था, ध्यान देंगे। एशिया में भारत का स्थान कौन सा था? फर्स्ट था। लेकिन अगर पूरे विश्व में देखेंगे तब भारत का स्थान चौथा था। इस तरह से सीक्वेंस में आपको चीजें याद होनी चाहिए, केवल रटना नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब याद करके रखिए, क्योंकि सवाल कहीं से कैसे भी बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब आप चीजों को पढ़ेंगे तो आपको क्लियरिटी भी होगा और अच्छी तरीके से आपकी तैयारी भी होगी। करा सीनेस दोस्तों यह किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? सिर्फ इतना बताना है, सीनेस किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? याद रखेगा दोस्तों, यह फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। फ्रांस की
अंतरिक्ष अंतरिक्ष एजेंसी है, सीनेस इसका नाम है, सीनेस इसको बुलाते हैं, आप याद रखेंगे। और स्थापना कब हुआ था? 1961 में। जब हमारे यहाँ इसरो का पहला भाग बन चुका था ना, उसके पहले ही दोस्तों इसकी स्थापना हुआ था। याद रखेंगे इसकी स्थापना 1961 में हुआ था, ठीक है, 1961 में हुआ था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला दे रहा कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है, नासा के द्वारा एक केपलर नामक दूरबीन मिशन की स्थापना किया गया था। ये केपलर दूरबीन मिशन का उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य था पृथ्वी के सदृश ग्रहों की खोज करना, ठीक है, सदृश ग्रहों की खोज करना। ये जो नासा ने स्टार्ट किया था दोस्तों मिशन, ठीक है, जो केपलर मिशन था, एक ऐसी दूरबीन थी दोस्तों जो बाहर भेजी गई थी और वो पृथ्वी के जैसे ग्रहों की तलाश कर रही थी कि संभवतः इस तरह का ग्रह मिल जाए जहां पर वायुमंडल हो, जहां पर ऑक्सीजन हो, प्राणवायु हो, जहां पर जल हो, तो वहां पर जीवन चल सकता है। तो उसी का तलाश दोस्तों एक केपलर मिशन कर रहा था। ये सवाल भी आपके लिए बड़ा अच्छा सा है, ठीक है। आगे बढ़िए, करा ग्रीज्ड लाइटनिंग 10 क्या है दोस्तों? ग्रीज्ड लाइटनिंग 10 याद रखेगा, यह एक बैटरी, यह एक आप ऐसे समझिए, ये जो 10 लिखा है ना, ये 10 जो है पावरफुल आप कह सकते हैं इंजनों वाला एक विद्युत विमान है, ठीक है। इसको कह सकते हैं 10 पावरफुल यानी शक्तिशाली हो जाएगा ना, पावरफुल इंजन वाला विमान, ठीक है, इंजन वाला विमान है, ठीक है। यह विद्युत विमान है, याद रखेगा, विद्युत, ठीक है, यह विद्युत विमान है, ठीक है। तो ईवी एक तरह से है, इसको आप याद रखेंगे। और ईवी है यानी सिंपल सी बात है, बैटरी लगी होगी, उससे चार्ज होके चलता होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा, यह बैटरी से चलने वाला विमान है, बैटरी से चलने वाला विमान है, ये भी याद रखेंगे। और यहीं पे दोस्तों एक चीज और याद रखेगा, यह ऊर्ध्वाधर चलता है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर उड़ने में जो है सफल है ये, ठीक है। ऊर्ध्वाधर मतलब जिस तरह से हेलीकॉप्टर चलता है ना, हेलीकॉप्टर पंखियां लगी होती है ऐसे ऊपर नीचे। देखिए हवाई जहाज ऐसे नहीं उड़ सकता, हेलीकॉप्टर ऐसे स्टार्ट होगा और ऊपर चला जाएगा ना, समझ रहे हैं ना। लेकिन हवाई जहाज को रनवे पे दौड़ना पड़ता है, तब दोस्तों जाकर के उड़ता है वो, समझ में आ रहा है। तो ये वाला जो विमान है दौड़ने वाला नहीं है, ऊर्ध्वाधर हेलीकॉप्टर की तरह दोस्तों याद रखेंगे, ये उड़कर कहीं से कहीं भी उड़ सकता है और कहीं भी लैंड कर सकता है, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर की तरह, ठीक है, हेलीकॉप्टर की तरह यह ऊर्ध्वाधर उड़ने वाला ये ग्रीज्ड लाइटनिंग 10 दोस्तों विमान है, ये आप याद रखेंगे, ये विद्युत से चलने वाला विमान है। करा नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए साक्ष्यों में सम्मिलित है। मंगल ग्रह पर दोस्तों अब तक क्या क्या साक्ष्य के रूप में दोस्तों हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है, क्या क्या? तो सबसे पहले यहां पे प्राप्त हुआ कार्बनिक कार्बन, ठीक है, क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? कार्बनिक कार्बन प्राप्त हुआ। फिर दोस्तों यहां जिप्सम प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर दोस्तों यहां थोड़ी बहुत जल की मात्रा अल्प, मतलब जल की बहुत, मतलब एकदम H2O तो नहीं, ठीक है, लेकिन जल की मात्रा भी दोस्तों यहां पर है, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। जिप्सम मिला, मीथेन मिला, सल्फर मिला, लिखते चलिए, ठीक है। मीथेन की प्राप्ति यहां हुई है, ठीक है, मीथेन को हम CH4 बोलते हैं, CH4 बोलते हैं। यहां से हमें सल्फर भी मिला है, ठीक है। यहां से हमें आयरन ऑक्साइड मिला है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड के भी दोस्तों कण मिले हैं, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की वजह से ही दोस्तों तो मंगल ग्रह का रंग जो है लाल रंग है, ठीक है, ETC कर लीजिए इत्यादि, ठीक है। तो बहुत कुछ दोस्तों इस शोध होता जा रहा है और नई नई चीजें दोस्तों मिलती जा रही हैं, ठीक है। मंगल ग्रह का लाल रंग क्यों है दोस्तों? मंगल ग्रह जो दोस्तों ये लाल रंग का है, ठीक है, यह लाल रंग का है। और क्यों लाल रंग क्यों है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, अधिकता ये सब ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। अधिकता के कारण इसका रंग कैसा है? लाल है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। और आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि जीवन के अस्तित्व के लिए कौन सा ग्रह उपयुक्त हो सकता है? तो ऐसा माना गया है कि अच्छा, यहां पे मैं आपको बता दूं, जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त ग्रह में नंबर 1 पर दोस्तों मंगल ग्रह है, ठीक है। नंबर 1 पर दोस्तों कौन है? मंगल ग्रह है, इसे दोस्तों उपयुक्त माना गया है। इसी तरह से दूसरे नंबर पर बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है, एक बृहस्पति का उपग्रह है, वहां भी दोस्तों जीवन की संभावना, क्योंकि वहां जल की प्राप्ति हुई है। उस उपग्रह का नाम है यूरोपा। क्या नाम दोस्तों? यूरोपा। और तीसरे नंबर पर लिखेगा एक शनि का उपग्रह है, ठीक है,
टाइटन नहीं, टाइटन तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, ठीक है, ये सब पढ़ाया गया आपको, ठीक है। शनि का उपग्रह, ठीक है। एक दोस्तों शनि का उपग्रह है जिसका नाम है दोस्तों, लिखेगा एनसेलाडस, ठीक है, एनसेलाडस, ठीक है। ये दोस्तों 3 ऐसे जो है स्थान है, ऐसे खगोलीय पिंड हैं जहां पर जीवन के अस्तित्व मौजूद हैं, ऐसा माना जा रहा है। अभी शोध जारी है, ठीक है, कि वहां पर भाई जल मिलने से काम नहीं चलेगा, प्राणवायु भी तो होनी चाहिए भाई, मनुष्य के लिए ऑक्सीजन जरूरी है कि नहीं, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों हर चीजों की तलाश जारी है। नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि किया था? तो जल के होने की पुष्टि दोस्तों इसका एक यान था सोफिया, ठीक है। उसने दोस्तों क्या किया था? चंद्रमा पर जल की पुष्टि किया था कि चंद्रमा पे जल मौजूद है। और एक चीज और याद रखेगा, यह जल दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। ये जो जल है ये चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, पाया गया है। ऐसा दोस्तों जो सोफिया यान था उसने दोस्तों पता लगाया था, इस अंतरिक्ष यान ने पता लगाया था, ये आप याद रखेंगे। रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट प्रभाव दोस्तों किससे संबंधित है? रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, इसका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, ठीक है। यह ब्रह्मांड के फैलाव एवं संकुचन को दर्शाता है, ठीक है। यह ब्रह्मांड के फैलाव एवं संकुचन को दोस्तों दर्शाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। फैलाव और संकुचन को ये दर्शाता है रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह दोस्तों अवस्थित होते हैं? संचार उपग्रह, अब यहां पे देखिए 2 उत्तर है। कभी कभी दोस्तों आपके सामने आयन मंडल दे देता है, ठीक है, आयन मंडल, जिसे हम आयनोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम आयनोस्फीयर कहते हैं। यहां पे भी संचार मंडल मतलब संचार उपग्रह पाए जाते हैं, या फिर बहिर्मंडल, यहां भी संचार उपग्रह पाए जाते हैं, जिसे हम एक्सोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर, ठीक है, एक्सोस्फीयर बोलते हैं। इन दोनों जगह पे पाए जाते हैं, तो ये दोनों उत्तर सही हो जाएगा। दोनों ऑप्शन कभी एक साथ नहीं देगा, जब भी देगा कोई एक देगा, इसलिए कंफ्यूजन में आपको बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे, संचार उपग्रह जो होते हैं कहां स्थित होते हैं। एक भू स्थिर उपग्रह जो है दोस्तों, इसका परिभ्रमण काल कितना होगा? तो परिभ्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन के बराबर होता है, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन, ठीक है, घूर्णन के बराबर, ठीक है। और पृथ्वी अपना घूर्णन दोस्तों कितने समय में पूर्ण करती है? तो लगभग 24 घंटे में दोस्तों ये पूर्ण करती है, ठीक है। 24 घंटे में अपना घूर्णन पूर्ण करती है। तो याद रखेंगे, ये 24 घंटा ही क्या हो जाता है? परिभ्रमण काल। यानी पृथ्वी जब अपना एक चक्कर पूरा करती है तो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित जो सैटेलाइट होता है वो भी पृथ्वी के साथ साथ दोस्तों घूमता रहता है, उसी गुरुत्वाकर्षण बल में बध के घूमता रहता है, ठीक है। आप यही नहीं, ये सैटेलाइट छोड़िए, आप पानी का एक बोतल भी दोस्तों वहां फेंक देंगे ना, तो उसका भी परिभ्रमण काल कितना होगा? 24 घंटे ही होगा। पृथ्वी का परिभ्रमण काल अगर 20 घंटे होता तो ये 20 घंटे में घूमता, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल से बधा हुआ है। तो जितने समय पृथ्वी को घूमने में लगेगा उतने समय में यह भी दोस्तों घूमता रहता है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आपको मैं समझा दूं, आज हमारा फिजिक्स का आखिरी लेक्चर है, ठीक है। अब तक हमने कुल 6 विषय आपको पढ़ाया था और आज की डेट से दोस्तों हमारा 7 विषय हो जाएगा, ठीक है, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास से मैंने विस्तार से पढ़ा दिया। कितने नंबर लेक्चर में दोस्तों? तो याद रखेंगे 1 से लेकर 45 तक के लेक्चर में एंशिएंट है, 46 से 91 तक के लेक्चर में मिडावल है, 92 से लेकर 150 तक के लेक्चर में आधुनिक भारत का इतिहास है। इसी तरह से भारतीय संविधान पढ़ाया गया, विश्व का भूगोल पढ़ाया गया और भारत का भूगोल पढ़ाया गया। और अब दोस्तों आपको फिजिक्स पढ़ाया जा रहा था, ठीक है। और फिजिक्स का भी दोस्तों आज हम लोगों ने द एंड कर दिया। 456 से पढ़ा हमने 505 तक, ठीक है, 456 से पढ़ा 505 तक। आज हमारे 50 लेक्चर दोस्तों यहाँ पूरे होते हैं। कितने लेक्चर? 50 लेक्चर दोस्तों हमारे यहाँ पे पूरे हुए हैं, ठीक है। और आज हमारा फिजिक्स विषय दोस्तों पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब हम केमिस्ट्री विषय पढ़ना शुरू करेंगे, तो हमारा 8वां विषय शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए, कूद फान कर पढ़ेंगे तो कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। हमारे साथ अगर शुरू से आप पढ़ते रहते तो देखिए 15,000 सवाल हमारे पूरे हो गए। आज की क्लास में हमारे 15,150 सवाल पूरे हो रहे हैं। कितने? 15,150। तो हमारे साथ पढ़ेंगे तो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे और एक एक विषय आपका कंप्लीट होते जाएगा, ठीक है। बाकी कूद फान कर पढ़ेंगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है।
करा एक भू स्थिर उपग्रह के घूर्णन की दिशा क्या होती है? तो याद रखेंगे घूर्णन की दिशा ये पृथ्वी के घूर्णन की दिशा होती है, ठीक है। घूर्णन की दिशा क्या होती है दोस्तों? पृथ्वी के घूर्णन की दिशा, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन की दिशा, ठीक है। और पृथ्वी दोस्तों कैसे घूर्णन करती है? तो याद रखेगा पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है पश्चिम से पूर्व। ध्यान दीजिएगा, पश्चिम से पूर्व। जिस बच्चे को पता नहीं होता है वो सोचता है कि सूरज पूरब से निकलता है तो पूरब से पश्चिम कर दे, नहीं, पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, उल्टा, ठीक है, इसको आप याद रखें, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, ठीक है। अच्छा, कितनी ऊंचाई पर दोस्तों स्थित होते हैं? मान लीजिए कल को पूछ दे कि भू स्थिर उपग्रह जो है यह कितनी ऊंचाई पर दोस्तों स्थिर होते हैं, तो क्या बताएंगे? लगभग 36,000 फीट, ठीक है। लगभग, ठीक है, कितना दोस्तों? 36,000 किलोमीटर। किलोमीटर था ना जी, ठीक है, किलोमीटर था कि फिट था? बताइए। ये 35,000 कुछ का आंकड़ा मिलता है, लेकिन जो सही है दोस्तों वो यही है, 36,000 किलोमीटर के आसपास किसकी ऊंचाई होती है, ये आप याद रखेंगे। बहुत ऊपर तक ये स्थिर होते हैं, ठीक है, बहुत दूर तक होते हैं, ठीक है। घबराइए मत, 36,000 किलोमीटर देख के डरिए ना। चंद्रमा जो है दोस्तों वो काफी 3 लाख किलोमीटर की दूरी है, सूरज की दूरी 1 करोड़ किलोमीटर की है, ठीक है, तो परेशान ना होइए। करा गैलीलियो नेविगेशन सिस्टम दोस्तों ये किस राष्ट्र की सेवा है? ठीक है, देखिए गैलीलियो नाम है तो बच्चा पता नहीं क्या सोच ले, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा गैलीलियो नेविगेशन जो सिस्टम है दोस्तों यह यूरोपियन यूनियन की सेवा है, जिसे यूरोपियन यूनियन की सेवा है, जिसे हम ईयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयू। यूरोपियन यूनियन को ईयू बोलते हैं या यूरोपियन संघ बोलते हैं। ये उन्हीं की नेविगेशन सिस्टम प्रणाली है, ये आप याद रखेंगे। करा इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा, जिसे एमसीएफ बोलते हैं, मास्टर कंट्रोल फंक्शन, ठीक है, तो फैसिलिटी। एमसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एमसीएफ का फुल फॉर्म होता है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ठीक है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। तो जो इसरो है दोस्तों, जो इसरो है, ठीक है, इसरो का मुख्यालय तो दोस्तों बंगलुरु है, ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहां पर दोस्तों? बंगलुरु है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। जो एमसीएफ इसका बना हुआ है दोस्तों ये 2 जगह पे बना हुआ है, ये आप याद रखेंगे। एक तो 2005 में अभी लेटेस्ट भोपाल में बना मध्य प्रदेश में, और एक 1982 में बना था, वो कर्नाटक के हासन शहर में बना था, ठीक है। कर्नाटक में एक जगह है हासन, ठीक है, हासन में बना था और ये 1982 में बना था। एक और अभी बना है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों मध्य प्रदेश में बना है, और मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल, यहाँ पर बना है, और ये वाला बना है 2005 में, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे, ये मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर है, ठीक है। जनरली लोग इसके बारे में नहीं पढ़ते, परीक्षा में आ जाए तो बहुत बच्चे गलतियां करेंगे, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि इसरो का नाम आते ही बेंगलुरु जवाब आप ज्यादा देंगे, ठीक है। अब आप क्या जवाब देंगे मुझे इससे नहीं मतलब है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम आप अच्छे सवालों पर प्रैक्टिस रखिए और जानकारी रखिए। त्रिवेंद्रम, बच्चा दोस्तों त्रिवेंद्रम पढ़ के भी बड़ा परेशान रहता है। आप ध्यान दीजिए, रुकिए, त्रिवेंद्रम ही तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और तिरुवनंतपुरम दोस्तों ये केरल की राजधानी है, ठीक है, पहले तो आप यही याद रखिएगा। अब मैं इसलिए समझा रहा हूं कि मान लीजिए कभी तिरुवनंतपुरम दे दे, कभी त्रिवेंद्रम दे दे, एक ही नाम है। त्रिवेंद्रम दोस्तों ये पूर्व नाम है, ठीक है, पहले का नाम है, पूर्व नाम जो दोस्तों वो त्रिवेंद्रम था। अब दोस्तों त्रिवेंद्रम को ही हम तिरुवनंतपुरम कहते हैं, ठीक है, वर्तमान में उसे तिरुवनंतपुरम कहते हैं, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना। अब पढ़िए क्या दिया, त्रिवेंद्रम में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, और ये विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है ये किससे संबंधित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो बना हुआ दोस्तों ये करता क्या है यहाँ पर, ठीक है। ये अंतरिक्ष केंद्र जो है दोस्तों ये रॉकेट डिजाइन करता है। क्या करता है दोस्तों? यह रॉकेट डिजाइन करता है, प्लस रॉकेट का विकास करता है कि हम कितना अत्याधुनिक रॉकेट डिजाइन कर सकते हैं। सिर्फ डिजाइन का काम है, यहां से रॉकेट भेजा नहीं जाता है, यहां खाली बनता है। मैन्युफैक्चरिंग, एक शब्द यहां पे लिखिए, मैन्युफैक्चरिंग। यहां पे क्या होता है दोस्तों? यहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, मैं गलत लिख रहा हूं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण कार्य किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। सिर्फ रॉकेट की डिजाइन बनती है, रॉकेट को तैयार किया जाता है, भेजने का काम श्रीहरिकोटा से होता है। तो अगला सवाल सुनिएगा,
कर श्रीहरिकोटा द्वीप दोस्तों किसके निकट अवस्थित है? तो याद रखेगा, पहली बात राज्य पूछेगा तो याद रखेगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीहरिकोटा। और किसके पास में स्थित है? तो याद रखेंगे पुलिकट झील के पास, ठीक है, पुलिकट झील के पास स्थित है, ठीक है। ये पुलिकट झील के पास श्रीहरिकोटा द्वीप है। और ऐसे समझिए, ये श्रीहरिकोटा द्वीप है, इसके एक तरफ दोस्तों पुलिकट झील है, ठीक है, एक तरफ दोस्तों पुलिकट झील है और दूसरे तरफ दोस्तों बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। तो कई बार एक सवाल और आता है कि बताइए कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी और पुलिकट द्वीप को झील को अलग करता है, ठीक है। अगर ये द्वीप ना रहता तो दोनों अलग नहीं होते, सारा पनिया मिल जाता, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये वाली बात भी आप याद रखेंगे। यही जो बीच में है यही श्रीहरिकोटा है, ठीक है, यही क्या है दोस्तों, यही श्रीहरिकोटा है। और श्रीहरिकोटा में क्या है दोस्तों, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बना हुआ है, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बना हुआ है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये दो चीजें याद रखेगा। पहला याद रखेगा रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत, ठीक है, रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। हो सकता है परीक्षा में ऑप्शन मिले, या हो सकता है परीक्षा में ऑप्शन मिल जाए न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है, न्यूटन का जो तीसरा नियम है, ठीक है, कि हर बल के पीछे एक प्रतिक्रिया होती है, ये भी दोस्तों इसी संबंधित है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिलेगा ये जेट इंजन के मामले में, तो आप जो है अपना जवाब दे सकते हैं, ठीक है। करेक्ट, क्रायोजेनिक विज्ञान के अंतर्गत किस तापमान का अध्ययन किया जाता है? यहां पे भी दोस्तों दो जवाब है, ठीक है। पहला जवाब है -150 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान का अध्ययन, ठीक है, तक के तापमान का अध्ययन दोस्तों कहां किया जाता है? ये क्रायोजेनिक विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों किया जाता है, ठीक है। तक के नहीं, -150 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान को दोस्तों यहां अध्ययन करते हैं। या दोस्तों कभी कभी लिखा रहता है परम शून्य ताप, ठीक है, परम शून्य ताप को हम 0 केल्विन बोलते हैं, और 0 केल्विन को हम बोलते हैं -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के निम्न ताप, ठीक है, ऊपर के निम्न ताप का अध्ययन, ठीक है, निम्न ताप का अध्ययन। ये दो तरह से जवाब दे सकता है, यानी -150 से नीचे लेकिन -273 से ऊपर, क्योंकि इससे नीचे जाना संभव ही नहीं है। ये न्यूनतम तापमान होता है जितना आप जा सकते हैं, ठीक है, -273 ये सबसे कम है, इसीलिए इसे परम शून्य ताप कहते हैं। तो ऑप्शन में दो तरीके से पूछ सकता है, उसको ध्यान रखेंगे। कर पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आसमान कैसा दिखाई देगा? तो दो चीजें याद रखेगा, आसमान जो है दोस्तों, आसमान स्याह काला दिखाई देगा, ठीक है। एक तो एकदम मतलब स्याह काला, भयंकर काला, ठीक है, भयंकर काला। और ये काला किस वजह से दोस्तों? ये जो काला है इसी को हम कहते हैं डार्क मैटर, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम डार्क मैटर बुलाते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा, तारे टिमटिमाते नहीं दिखते हैं, ठीक है, तारे टिमटिमाते नहीं दिखते, ठीक है, नहीं, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ठीक है, नहीं दिखते हैं, ये आप याद रखेंगे। लोग जैसे हम अपने यहां से देखते हैं तो हमें लगता है तारे टिमटिमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आप बाहर से देखेंगे, पृथ्वी कक्षा से बाहर चले जाएंगे, अंतरिक्ष यान से देखेंगे तो कोई तारा टिमटिमाते हुए नजर नहीं आएगा, ये आप याद रखेंगे, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कैसे वो काम करता है भैया? क्या वहां डीजल पेट्रोल तो भरा नहीं है, ठीक है, वो सौर सेल उस पर लगा होता है, ठीक है, उस पर क्या लगा रहता है? उस पे सौर सेल लगा होता है, यानी सोलर एनर्जी पर वह काम करता है, ठीक है, किस पर? वह सोलर एनर्जी पर काम करता रहता है, ठीक है, उसी से चार्ज होगा और उसी से दोस्तों उसका काम धाम चलता रहता है। ये जितने भी सैटेलाइट हैं सब इसी तकनीक पे काम करते हैं। क्या तारे अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? फिर से परीक्षा में दो ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन जो आप सभी जानते हैं, बच्चा जानता है कि नाभिकीय संलयन होता है, तारों में नाभिकीय संलयन होता है, सूरज भी एक तारा है, उसमें भी नाभिकीय संलयन हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा पैदा होती रहती है। ये तो पहला ऑप्शन है। एक दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा गुरुत्वीय संकुचन। क्या मिलेगा? एक दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा गुरुत्वीय संकुचन,
ठीक है, इससे भी दोस्तों ऊर्जा मिलती है इन्हें। तो दोनों आप याद रखेगा, गुरुत्वीय संकुचन से, ठीक है, क्योंकि गुरुत्वीय संकुचन ना होता तो ये नाभिकीय संलयन ही ना होता, तो गुरुत्वीय संकुचन तो बहुत जरूरी है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है IIRS, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग संस्थान, ठीक है, यहां पे एक शब्द लिखिएगा रिमोट सेंसिंग संस्थान, ठीक है, रिमोट सेंसिंग संस्थान कभी भी दे देना तो आप अपना उत्तर दीजिएगा दोस्तों देहरादून, ठीक है, ये रिमोट सेंसिंग संस्थान कहां पर, देहरादून। लेकिन एक चीज आप यहीं पे याद रखेंगे, अगर परीक्षा में दे दे, यहां पे दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट, ठीक है, यहां पे दिया है इंडिया नेशनल रिमोट, देखिए यहां भी रिमोट सेंसिंग है लेकिन ये रिमोट सेंसिंग एजेंसी है, ठीक है, और ऊपर से ये नेशनल है, तो नेशनल और इंडियन को लेकर के आप एकदम क्लियर कट तरीके से चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। अब आपका जवाब चेंज हो जाएगा, अब आपका जवाब हो जाएगा हैदराबाद, क्या हो जाएगा, हैदराबाद। और हैदराबाद जो दोस्तों ये आपके तेलंगाना में स्थित है, याद रखेंगे। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, केवल रिमोट सेंसिंग रटने से काम नहीं चलेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहां पर है, वो देहरादून में है, जबकि नेशनल रिमोट सेंसिंग जो राष्ट्रीय वाला है वो कहां पर है दोस्तों, वो आपके हैदराबाद तेलंगाना में। अच्छा, रिमोट सेंसिंग का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, बताइए मुझे, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, रिमोट सेंसिंग का जनक किसे कहते हैं। रिमोट सेंसिंग का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है, भारत में इसका जनक दोस्तों कहा जाता है PR पिशारोती को। किसे कहा जाता है, PR पिशारोती, PR पिशारोती को दोस्तों भारत में जनक कहा जाता है। भारत की परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं, इसको आप याद रखेंगे। बाकी इस वाले में इंडियन है यानी भारतीय है, इस वाले में राष्ट्रीय है। इंडियन का मतलब क्या हो जाएगा, भारतीय। जब भारतीय शब्द लिखा होगा तब देहरादून उत्तर दीजिएगा, जब राष्ट्रीय शब्द लिखा होगा तब दोस्तों क्या उत्तर देंगे, तब आप जो है हैदराबाद उत्तर देंगे। ये आप याद रखेंगे, हैदराबाद तेलंगाना, तब जाके आपका उत्तर होगा। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों कहां पर है। इसका तो मैं आपको बता ही दिया उत्तर, ये आपके बंगलुरु में स्थित है, ठीक है। ये कहां पर स्थित है, ये आपके बंगलुरु में स्थित है। बाकी आपको मैंने MCF के बारे में बताया था, MCF जो था दोस्तों ये कर्नाटक के हासन जिला में स्थित है, हासन शहर में। एक और बना है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। ये वाला 1982 में बना था, ये वाला 2005 में बना था, ठीक है, 2005 में बना था। ये पॉइंट दोस्तों, ये तो इसरो की बात होगी। और इसरो की स्थापना 1969 में हुआ है, ठीक है। इसरो की स्थापना कब हुआ है, 1969 में हुआ है, 15 अगस्त को हुआ है, ठीक है। ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, नया सवाल नहीं है, पुराना है। SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर का मुख्यालय कहां है। ये जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है दोस्तों, ये आपके श्रीहरिकोटा में स्थित है। कहां स्थित है, श्रीहरिकोटा में स्थित है। और ये है क्या दोस्तों, तो ये रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है। क्या है दोस्तों, ये रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एक इसी तरह का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा में स्थित है, ठीक है। एक रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा में, थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, ठीक है, थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, ठीक है। एक और इसी तरह से रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा है दोस्तों, लेकिन थुम्बा वाला जो है ये तिरुवनंतपुरम में है। कहां पर है, तिरुवनंतपुरम में दोस्तों है। ये रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र सबसे पहले बना था, ये भारत का पहला था, 1963 में बना था, भारत में पहला, ठीक है, पहला था। और ये 1963 में दोस्तों बना था। इस पॉइंट को दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी दोस्तों एक चीज और याद रखें, बेंगलुरु में UR राव का जो है वो बना हुआ है, ठीक है। अभी इसको ही बता देता हूं, पहले आखिरी सवाल देख लीजिए, फिर हम इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। अगला दे रहा है कि VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर दोस्तों ये कहां बना हुआ है, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर दोस्तों ये तो तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ठीक है। और ये करता क्या दोस्तों, यह सिर्फ रॉकेट का डिजाइन तैयार करता है, ठीक है, रॉकेट का डिजाइन तैयार करता है और फिर क्या करता है, उसका निर्माण करता है, डिजाइन बनाकर उसको बनाने का काम भी दोस्तों यही करता है, आप याद रखेंगे। जो UR राव सैटेलाइट सेंटर वो बेंगलुरु में स्थित है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, यहीं पे लिख लीजिएगा, UR राव सैटेलाइट सेंटर, ठीक है, सैटेलाइट
सैटेलाइट सेंटर भी दोस्तों कहाँ पर है, ये आपके बंगलुरु में है। ये आप याद रखेंगे बंगलुरु में है, ये आपके लिए ज़रूरी सवाल हो जाएगा। ठीक है, बंगलुरु, ठीक है, बंगलुरु में है, इसे दोस्तों आप याद रखेंगे, ये भी अच्छा पॉइंट है। बाकी इसरो का हेडक्वार्टर तो बंगलुरु में है ही, तो उसे आपको ध्यान में रखना ही है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। और फिजिक्स विषय का द एंड होता है आज हमारी इस क्लास में। आगे हम केमिस्ट्री विषय की शुरुआत करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से ऐसे ही चर्चा करते हुए हम लोग केमिस्ट्री के सवालों को भी देखेंगे। आपसे एक निवेदन है, यदि फ्री की क्लास अच्छी लग रही हो तो विश्वास कीजिए हमारा पेड कोर्स और भी बहुत शानदार है। आप सिर्फ एक मौका दीजिए और डेमो क्लास देखिए। मैं क्लास परचेज करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको डेमो देखने के लिए बुला रहा हूं। डेमो कैसे देखना दोस्तों, तो आप स्टडी 91 ऑफिशियल, ये हमारा एप्लीकेशन है, बीच में मेरी फोटो लगी होगी, ये पहचान है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, इस पे आपको डेमो मिल जाएगा। कहीं कोई क्वेरी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं इन नंबरों पर, तो आपको वो सुविधाएं दे दी जाएंगी। जो कुछ समस्या है आप अपना समस्या का समाधान यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।